विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले बीएससी फर्स्ट ईयर यानी बीएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए मेजर कंप्यूटर साइंस का पहला पेपर। तो विद्यार्थी यदि आप बीएससी फर्स्ट ईयर कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ रहे हैं और आपने कंप्यूटर साइंस को मेजर सब्जेक्ट के रूप में चूज़ किया है यानी उसका चयन किया है, उसका चुनाव किया है, तो उसका पहला पेपर जिसका नाम है कंप्यूटर साइंस आर्किटेक्चर यानी कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर यानी कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर इस पेपर का नाम है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम देखने वाले हैं इसकी पूरे सिलेबस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह यानी कलेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मध्य प्रदेश कॉलेज स्टूडेंट यानी मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में। तो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर जुड़ा हुआ हूँ और अब हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर यानी बीएससी प्रथम वर्ष के कंप्यूटर साइंस मेजर का पहला पेपर जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में। यह जो सिलेबस है यह सत्र 2025-26 और आगे आने वाले जो सेशन है वर्ष है उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय। इसके अंदर हम देखेंगे रिसोर्स अलोकेशंस कॉन्सेप्ट इन इंडियन फिलोसॉफी, भारतीय दर्शन में संसाधन आवंटन अवधारणाएं। तो पहली यूनिट का नाम ये दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय और सेकंड पार्ट में पहली यूनिट में दिया हुआ भारतीय दर्शन में संसाधन आवंटन की अवधारणा। पहला क्वेश्चन जो आपको पढ़ना आवश्यक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन और उसके कार्यों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। एक्सपेंड डिटेल इन डेफिनेशन एंड फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम में यह संसाधन प्रबंधक यानी रिसोर्सेज मैनेजर के रूप में कैसे कार्य करता है। हाउ डज द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज द रिसोर्स मैनेजर इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तीसरा प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास का वर्णन कीजिए। तो डिस्क्राइब द एवोल्यूशंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। चौथा प्रश्न है आदिम सीरियल प्रोसेसिंग से लेकर आधुनिक जटिल प्रणालियों तक ऑपरेटिंग सिस्टम के सफर को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द जर्नी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम प्रिमेटिव सीरियल प्रोसेसिंग टू मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सिस्टम। पांचवा बेच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में मुख्य अंतर क्या है। व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन द बेच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। छठा प्रश्न है समझाइए कि मल्टी प्रोग्रामिंग ने सीपीयू के उपयोग को कैसे बेहतर बनाया है। एक्सप्लेन हाउ मल्टी प्रोग्रामिंग इम्प्रूव्ड सीपीयू यूटिलाइजेशन। सातवां प्रश्न है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी आरटीओएस और टाइम शेयरिंग सिस्टम की विशेषताओं की तुलना कीजिए। किन परिस्थितियों में आरटीओएस यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग अनिवार्य हो जाता है। कंपेयर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी आरटीओएस एंड टाइम शेयरिंग सिस्टम अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस इन द यूज ऑफ आरटीओएस मैंडेटरी। आठवां प्रश्न है वितरित यानी डिस्ट्रीब्यूट और एम्बेडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुप्रयोग पर प्रकाश डालिए। हाईलाइट द एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूट एंड एम्बेडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रश्न क्रमांक 9 है पंचकोश थ्योरी की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द पंचकोश थ्योरी। वाई कैन दिस कंसिडर्ड सिमिलर टू द लेड एब्स्ट्रैक्शन यूज्ड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन यानी लेड एब्स्ट्रैक्शन के समान क्यों माना जा सकता है। 10वां प्रश्न है प्राचीन भारतीय पुस्तकालयों जैसे तक्षशिला और नालंदा में पंडुलिपि भंडारण की व्यवस्था का वर्णन करें। इस व्यवस्था को आधुनिक मेमोरी मैनेजमेंट और फाइल सिस्टम के सदृश्य के रूप में कैसे देखा जा सकता है। 11वां प्रश्न है संसाधन आवंटन यानी रिसोर्स अलोकेशंस के रेफरेंस में भारतीय दर्शन के सिद्धांतों और आधुनिक कंप्यूटिंग के बीच में समानताएं स्थापित करें। 12वां प्रश्न है क्या भारत प्राचीन प्रबंधन तकनीकें आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन के लिए प्रेरणा बन सकती हैं। 13वां प्रश्न है एब्स्ट्रैक्शंस के महत्व को स्पष्ट करें। जिस प्रकार एक ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता से हार्डवेयर की जटिलता छुपाता है उसी प्रकार पंचकोश सिद्धांत किस प्रकार चेतना के विभिन्न स्तरों को व्यवस्थित करता है। अब आ जाते हैं विद्यार्थियों यूनिट नंबर 2 की तरफ। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में हमने 13 प्रश्नों को देखा। यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है प्रोसेस मैनेजमेंट यानी प्रक्रिया प्रबंधन और वैदिक अनुष्ठानों में कार्य निर्धारण टास्क शेड्यूलिंग इन वैदिक रिचुअल्स। पहला प्रश्न दिया हुआ एक प्रक्रिया यानी प्रोसेसिंग और एक प्रोग्राम के बीच में मेन डिफरेंस क्या है। दूसरा प्रश्न है प्रक्रिया नियंत्रण ब्लॉक यानी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की संरचना यानी उसका स्ट्रक्चर और इसके महत्व को विस्तार से समझाइए। तीसरा प्रश्न एक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों जैसे न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेटेड का आरेख डिजाइन सहित वर्णन करें। चौथा प्रश्न है
कॉनवाय इफेक्ट क्या है? ये एफएस शेड्यूलिंग को कैसे प्रभावित करता है? इसके समाधान के रूप में शॉर्टलिस्ट जॉब फर्स्ट किस प्रकार कार्य करता है? पांचवा प्रश्न है, टाइम क्वांटम का चयन राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करता है? उदाहरण देकर समझाइए। प्रश्न क्रमांक 6, भूखमरी की समस्या क्या है और एजिंग तकनीकी का उपयोग करके इसे कैसे हल किया जा सकता है? सातवां प्रश्न, एकल थ्रेडिंग और मल्टी थ्रेडिंग प्रक्रियाओं के बीच में अंतर स्पष्ट करें। मल्टी थ्रेडिंग के लाभों पर चर्चा करें। आठवां प्रश्न, उपयोगकर्ता स्तर के थ्रेड यानी यूजर लेवल थ्रेड्स और कर्नेल स्तर के थ्रेड की कंपैरिजन करें। नौवां प्रश्न, साइड मेमोरी शेयर्ड मेमोरी यानी साझा मेमोरी और मैसेज पासिंग प्रणालियों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करें। 10वां प्रश्न, आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम में आईपीसी क्यों आवश्यक है? वाई इज आईपीसी नेसेसरी इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम? 11वां प्रश्न, वैदिक यज्ञों जैसे अश्वमेध या अग्निष्टोमों के अनुक्रमों का विश्लेषण करें। ये आधुनिक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से किस प्रकार समानता रखते हैं? 12वां प्रश्न, क्या वैदिक अनुष्ठानों में संसाधन आवंटन रिसोर्स अलोकेशन की कोई स्पष्ट व्यवस्था दिखाई देती है? विस्तार से लिखें। 13वां प्रश्न, आर्यभट्ट द्वारा ग्रह गति गणना यानी प्लैनेट मोशंस कैलकुलेशन के लिए उपयोग किए गए गणितीय मॉडलों का वर्णन करें। 14वां प्रश्न, आर्यभट्ट द्वारा ग्रह गति गणनाएं आधुनिक एल्गोरिथम की दृष्टि से कितनी कुशल थी? 15वां प्रश्न, आर्यभट्ट के में वर्णित एल्गोरिथम प्रक्रियाओं को डेटा हैंडलिंग के तरीकों का आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के सिद्धांत के साथ तुलनात्मक वर्णन करें। तो विद्यार्थियों, इन 15 प्रश्नों के साथ यूनिट नंबर 2 हमारी कंप्लीट होती है। यूनिट नंबर 3 में आएगा समवर्तीता और तुल्यांकलन। पहला प्रश्न है, प्रक्रिया तुल्यांकन से आप क्या समझते हैं? महत्वपूर्ण खंड समस्या यानी क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम की व्याख्या करें। दूसरा प्रश्न है, 3 अनिवार्य शर्त म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग का वर्णन करें जिन्हें किसी भी समाधान को पूरा करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, रेस कंडीशन क्या है? एक उपयुक्त उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करें कि यह डेटा की अखंडता को कैसे प्रभावित करती है। चौथा, सेमाफोर क्या है? व्हाट इज सेमाफोर? बाइनरी सेमाफोर और काउंटिंग सेमाफोर के बीच में डिफरेंस करें। पांचवा, सेमाफोर का उपयोग करके रीडर्स राइटर्स समस्या को कैसे शॉर्ट आउट किया जा सकता है यानी कि सॉल्व किया जा सकता है। छठा प्रश्न, सेमाफोर के साथ जुड़ी व्यस्त प्रतीक्षा की समस्या पर चर्चा करें। सातवां प्रश्न, गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होने के लिए आवश्यक 4 कॉफमैन स्थितियां यानी कॉफमैन कंडीशन का विस्तार से वर्णन करें। प्रश्न क्रमांक 8, गतिरोध रोकथाम और परिहार इन दोनों रणनीतियों के बीच मुख्य अंतर क्या है? 9वां प्रश्न, बैंकर एल्गोरिथम का उपयोग करके गतिरोध परिहार का विस्तार से समझाइए। 10वां प्रश्न, गतिरोध का पता लगाने यानी डिटेक्शन और उसमें उबरने यानी रिकवरी की विभिन्न विधियों पर चर्चा करें। 11वां प्रश्न, समवर्ती प्रणालियों में सीपीयू शेड्यूलिंग की भूमिका क्या है? 12वां प्रश्न, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग की कंपैरिजन करें। 13वां प्रश्न, सूर्य सिद्धांत जैसे प्राचीन भारतीय खगोलीय ग्रंथों में ग्रहों की स्थिति और ग्रहण की गणना के लिए अपनाई जाने वाली मेथड का एनालिसिस करें। 14वां प्रश्न है, क्या ग्रहण की जटिल गणनाओं के चरणों को समांतर निष्पादन यानी पैरेलल प्रोसेसिंग के आधुनिक सिद्धांतों के अनुरूप देखा जा सकता है? 15वां प्रश्न, प्राचीन ग्रंथों में वर्णित युग गणनाओं या दीर्घकालिक समय मापन की विधियों में डेटा की निर्भरता और स्वतंत्र गणना इंडिपेंडेंट कैलकुलेशन के बीच में कंपैरिजन करें। 16वां प्रश्न, आधुनिक समवर्ती प्रसंस्करण में साझा संसाधनों शेयर्ड रिसोर्स का प्रबंधन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सिद्धांतों की तुलना भारतीय खगोल विज्ञान की कैलेंडर
यानी पंचांग कैलकुलेशन कैलेंडर निर्माण प्रक्रिया से करें। 17 प्रश्न है, भारतीय गणितीय परंपराओं में शुल्ब सूत्रों या सिद्धांत ग्रंथों में जटिल समस्याओं को छोटे स्वतंत्र उप कार्य यानी सब टास्क में विभाजित करने की प्रवृत्ति पर चर्चा करें। यूनिट नंबर 4 की बात कर रहे हैं जिसका नाम है स्मृति प्रबंधन, मेमोरी मैनेजमेंट। स्मृति पदानुक्रम की अवधारणा को विस्तार से समझाइए। दूसरा प्रश्न है, रजिस्टर कैश मेमोरी, मुख्य मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज के बीच में गति, लागत और क्षमता के आधार पर तुलना करें। नेक्स्ट है, आधुनिक कंप्यूटर प्रणालियों में कैश मेमोरी के महत्व और उसके लोकेलिटी और ऑफ रेफरेंस सिद्धांत पर चर्चा करें। चौथा प्रश्न है, वर्चुअल मेमोरी क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग को उपलब्ध फिजिकल मेमोरी से बड़े प्रोग्राम चलाने की अनुमति कैसे देती है? पांचवा प्रश्न, पेजिंग की प्रक्रिया को समझाइए, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पेजिंग। छठा प्रश्न, पेज टेबल की भूमिका और लॉजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस में रूपांतरण की व्याख्या करें। सातवां, पृष्ठांकन यानी पेजिंग और सेगमेंटेशन यानी विभाजन के बीच में तुलनात्मक अंतर स्पष्ट करें। आठवां, आंतरिक विखंडता और बाहरी विखंडता यानी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या है? इन समस्याओं को हल करने के लिए कन्फर्मेशन और पेजिंग का उपयोग कैसे किया जाता है? नौवां प्रश्न है, थ्रेशिंग की स्थिति कब उत्पन्न होती है? यह सिस्टम के प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करती है? 10वां प्रश्न, थ्रेसिंग को रोकने के लिए वर्किंग सेट मॉडल या पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी की भूमिका को स्पष्ट करें। 11वां प्रश्न है, ऋग्वेद के संरक्षण में प्रयुक्त अष्टक और मंडल क्रम की व्याख्या करें। क्या इस पदानुक्रम विभाजन को आधुनिक स्मृति पदानुक्रम के समान माना जा सकता है? तर्क सहित उत्तर दे। 11वां प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न लगा हमें, याद रखिएगा। 12वां प्रश्न है, अनुक्रमणी ग्रंथों की भूमिका पर चर्चा करें। ये ग्रंथ ऋग्वेद के सूक्तों, छंदों और ऋषियों के डेटा को व्यवस्थित करने में किस प्रकार इंडेक्सिंग का कार्य करते हैं? 13वां प्रश्न, प्राचीन काल में पद पाठ, क्रम पाठ और जटा पाठ जैसे मौखिक विकृतियों को रोकने की तकनीकी का विश्लेषण करें। यह आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के चेकसम या त्रुटि सुधार कोड, एरर करेक्शन कोड में कितनी समानता रखती है? 14वां प्रश्न, वेदों में शब्द गणना, वर्ड काउंट और अक्षर गणना की सटीक विधियों का वर्णन करें। यह तकनीकी विशाल डेटा और संग्रहित और पुनर्प्राप्ति करने में कैसे सहायता थी? यूनिट नंबर 5, फाइल सिस्टम ऑफ इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम और इनपुट आउटपुट प्रबंधन। पहला प्रश्न है, फाइल संगठन से आप क्या समझते हैं? एकल स्तरीय यानी सिंगल लेवल और टू लेवल निर्देशांकों संरचनाओं के बीच में अंतर स्पष्ट करें। दूसरा, ट्री स्ट्रक्चर निर्देशांकों आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तीसरा प्रश्न है, फाइल सिस्टम में माउंटिंग की प्रक्रिया और इसके महत्व को समझाइए। चौथा प्रश्न है, सन्निहित आवंटन के लाभ और बाहरी विखंडन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जैसी इसकी कमियों पर चर्चा करें। पांचवा, लिंक्ड आवंटन में डायरेक्ट एक्सेस की समस्या और अनुक्रमित आवंटन कैसे हल करते हैं? चित्र की सहित व्याख्या करें। डिस्क शेड्यूलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग? डिफाइन सीड टाइम एंड रोटेशनल लेटेंसी। सातवां प्रश्न है, व्हाई इज द स्कैन एल्गोरिथम कॉल्ड द एलिवेटर एल्गोरिथम्स? हाउ डज द डिफर फ्रॉम द लॉक एल्गोरिथम? आठवां प्रश्न है, डज SSTF शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट ऑलवेज प्रोड्यूस ऑप्टिमल रिजल्ट? कमेंट ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टिवेशंस। नौवां प्रश्न, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बफरिंग एंड स्पूलिंग्स। 10वां प्रश्न, व्हाट इज द रोल ऑफ डाटा स्टेबिलिटी एंड रेड स्ट्रक्चर फॉर रिलायबल स्टोरेज इन इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। 11वां प्रश्न, what type of physical organization was used to store knowledge on palm levels in ancient India? Can this be seen is an early from the contiguous allocations? 12वां प्रश्न, describe the method or
organizing bundles of manuscripts by subject, how does the resembles the modern डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। 13वां प्रश्न है, भारतीय धर्म ग्रंथों में पुष्पिका और विषय सूची के महत्व पर चर्चा करें। यह तकनीकें विशाल ज्ञान कोश में विशिष्ट जानकारी की खोज को कैसे सुलभ बनाती है। 14वां प्रश्न है, सूत्र शैली में लिखे गए ग्रंथों की संक्षिप्तता और उनके डेटा संपीड़न क्षमताओं का विश्लेषण करें। 15वां प्रश्न है, नालंदा या तक्षशिला जैसे प्राचीन पुस्तकालयों में ज्ञान के भंडारण और प्रबंधन के लिए किन पद्धतियों का पालन किया जाता है। डेटा की अखंडता बनाए रखने के लिए पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को स्पष्ट करें। आ जाते यूनिट नंबर हम 6 की तरफ, जिसमें दिया हुआ कार्यालय उत्पादक उपकरण, ऑफिशियल प्रोडक्टिविटी टूल्स। पहला प्रश्न, MS ऑफिस 365 और गूगल वर्क स्पेस के बीच में डिफरेंस करें। दूसरा प्रश्न, विशेष रूप से बताएं कि क्लाउड नेटी और डेस्कटॉप आधारित दृष्टिकोण आधुनिक कार्यस्थल की उत्पादकता को कैसे प्रभावित करते हैं। तीसरा प्रश्न, लिब्रे ऑफिस जैसे ओपन सोर्स सूट्स की प्रासंगिकता आज के दौर में क्या है। चौथा प्रश्न, क्या बड़े संगठनों के लिए MS ऑफिस 365 का एक व्यवहार विकल्प हो सकता है। तर्क सहित उत्तर दें। पांचवा, MS ऑफिस 365 में को पायलट जैसे AI टूल्स के एकीकरण ने पारंपरिक वर्ड प्रोसेसिंग और डेटा विश्लेषण के तरीकों को कैसे बदल दिया है, उदाहरण के साथ समझाएं। छठा प्रश्न है, आधुनिक स्प्रेडशीट यानी एक्सेल शीट में AI आधारित डेटा भविष्यवाणी और ऑटोमेशन व्यावसायिक निर्णय लेने में कैसे सहायक है। सातवां, डिजिटल युग में रियल टाइम कोलैबोरेशन से आप क्या समझते हैं। आठवां, गूगल डॉक और MS टीम्स जैसे उपकरण भौगोलिक रूप से बिखरी हुई टीमों के बीच में कार्यकुशलता कैसे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है, ईमेल प्रबंधन में पारंपरिक तरीके की तुलना में आधुनिक कोलैबोरेशन हब के लाभों और सीमाओं की आलोचनात्मक परीक्षण करें। 10वां प्रश्न है, एक प्रभावी डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली यानी DBMS किसी संगठन के सूचना प्रवाह को कैसे व्यवस्थित करती है। उभरते हुए नो कोड डेटाबेस टूल्स पारंपरिक डेटाबेस से कैसे भिन्न हैं। 11वां, क्लाउड आधारित उत्पादकता उपकरणों का उपयोग करते समय डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए किन प्रमुख उपायों को अपनाया जाना चाहिए। 12वां, बदलती डिजिटल तकनीकों के साथ तालमेल बिठाने के लिए एक कर्मचारी के लिए किन डिजिटल लिटरेसी कौशलों का होना अनिवार्य है। 13वां प्रश्न इस यूनिट का आखिरी प्रश्न है। उसके बाद अगले यूनिट की तरफ चलेंगे। प्रेजेंटेशन के क्षेत्र में पारंपरिक स्लाइड जैसे हटकर इंटरेक्टिव और विजुअल स्टोरीटेलिंग टूल्स जैसे कैनवा, प्रेजी, AI जनरेशन स्लाइड्स के बदलते प्रभाव पर एक आर्टिकल तैयार करें। यूनिट नंबर 7 की तरफ आ गए हम लोग, जिसमें दिया हुआ सिक्योरिटी एंड वर्चुअलाइजेशंस, सुरक्षा और वर्चुअलाइजेशंस। पहला, डिस्क्राइब एंड डिटेल द मेथड ऑफ एंशिएंट इंडियन इंटेलिजेंसी एंड क्रिप्टोग्राफी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कौटिल्य अर्थशास्त्र। दूसरा प्रश्न है, व्हाट लेसन्स कैन एंशिएंट इंडियन इंटेलिजेंस एंड द क्रिप्टोग्राफ होल्ड फॉर मॉडर्न डेटा इंक्रिप्शंस। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, एनालाइज द रोल ऑफ कोडेड मैसेज एंड नॉलेज प्रिजर्वेशंस इन द एंशिएंट्स वरफेयर्स स्ट्रेटजी। प्राचीन युद्ध रणनीतियों में कोडित संदेशों और ज्ञान संरक्षण की भूमिका का विश्लेषण करें। अगला चौथा प्रश्न, भारतीय ग्रंथों में सूचना को सुरक्षित रखने के लिए किन प्रतीकात्मक भाषाओं का उपयोग किया जाता है। व्हाट सिंबॉलिक लैंग्वेज वर यूज्ड टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन इन इंडियन टेक्स्ट। पांचवा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द CIA ट्राइड्स। कंप्यूटर सुरक्षा CIA ट्राइड्स से आप क्या समझते हो, यानी कॉन्फिडेंटली, इंटेलिजेंटली और अवेलेबिलिटी। आधुनिक साइबर सुरक्षा खतरों के विरुद्ध यह मॉडल कैसे कार्य करता है। छठा, उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण और अधिगम नियंत्रण के बीच अंतर स्पष्ट करें। सातवां प्रश्न, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशंस प्रोवाइड एन एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी। आठवां प्रश्न है, व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी।
कंपेयर एंड contrast the structural and functional difference between the virtualization machines and containers. नौवा प्रश्न, समझाए कि कैसे वर्चुअलाइजेशन हार्डवेयर संसाधनों के कुशल उपयोग और सुरक्षा अलगाव यानी सिक्योरिटी आइसोलेशन में मदद करता है। 10वां प्रश्न, डिस्क्राइब द डिफरेंट सर्विस मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। 11वां प्रश्न है, क्लाउड, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ द शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल्स इन द इंश्योर डाटा सिक्योरिटी इन क्लाउड इन्वायरमेंट। 12वां प्रश्न है, क्लाउड एग्जामिन द रोल ऑफ वर्चुअलाइजेशन इन द क्लाउड कंप्यूटिंग इज स्टोरिंग डेटा इन द क्लाउड मोर सिक्योर देन द ऑन प्रीमिसेस स्टोरेज, गिव योर रीजनिंग्स। अगला प्रश्न 13वां, जैसे जैसे हम भौतिक सर्वरों से क्लाउड और कंटेनरों की ओर बढ़ रहे हैं, सुरक्षा चुनौतियां कैसे बदल रही है। 14वां प्रश्न है, क्या प्राचीन काल में पदानुक्रमित सुरक्षा के सिद्धांत आज भी जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर में भी प्रासंगिक है। विद्यार्थियों, आ जाते यूनिट नंबर 8 की तरफ, जिसका नाम है, आखिरी यूनिट है ये, इंडियन कंट्रीब्यूशन टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटिंग से, ऑपरेटिंग सिस्टम में और कंप्यूटिंग में भारतीय योगदान। पहला प्रश्न है इसका, व्हाई इज डॉक्टर राजा रेड्डी इज नोन एज द पायोनियर ऑफ एआई। दूसरा, डिस्क्राइब द डिटेल डॉक्टर राजा रेड्डी लैंडमार्क कंट्रीब्यूशंस टू द डेवलपमेंट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशंस। अगला तीसरा, डॉक्टर प्रवीण भागवत ने वायरलेस नेटवर्किंग की दुनिया को कैसे बदला है, वाईफाई प्रोटोकॉल के विकास और नेटवर्किंग सुरक्षा में उनके द्वारा किए गए नवाचार यानी इनोवेशंस पर प्रकाश डालिए। चौथा प्रश्न, डॉक्टर सत्यम प्रियदर्शी के क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डेटा एनालिटिक्स के क्षेत्र में योगदान की चर्चा कीजिए। पांचवा प्रश्न, डॉक्टर सत्यम प्रियदर्शी के आधुनिक डेटा विज्ञान को वैश्विक स्तर पर कैसे प्रभावित किया है। छठा प्रश्न, वैश्विक ओपन सोर्स इकोसिस्टम्स में भारत की बदलती भूमिका का विश्लेषण करें। सातवां प्रश्न, भारतीय डेवलपर्स और सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान ने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को बढ़ावा देने में क्या योगदान दिया है। आठवां प्रश्न, बॉस भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन जैसे स्वदेशी प्रयासों के महत्व पर चर्चा कीजिए। नौवां प्रश्न, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये प्रयास कितने सफल रहे हैं। 10वां प्रश्न, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्षेत्र में भारत की यात्रा सर्विस हब से प्राइवेट हब की ओर कैसे बढ़ रही है, एग्जाम्पल के साथ बताएं। 11वां प्रश्न, डिस्क्राइब इंडियन कंट्रीब्यूशंस टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। 12वां प्रश्न, व्हाट रोल हैव इंडियन एक्सपर्ट्स प्लेयर्स इन द ग्लोबल डिटर्मिनेशन ऑफ 5G टेक्नोलॉजी एंड वायरलेस स्टैंडर्ड। 13वां प्रश्न, भारत में एआई के नवाचार सामाजिक समस्याओं के समाधान जैसे कृषि, स्वास्थ्य और भाषा अनुवाद में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 14वां प्रश्न, कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भारतीय मेधा यानी इंडियन टैलेंट के वैश्विक प्रभाव का मूल्यांकन करें। 15वां प्रश्न, सिलिकॉन वैली से लेकर घरेलू स्टार्टअप तक भारतीय नवाचारों ने वैश्विक तकनीक परिदृश्य को कैसे नया आकार दिया है। तो विद्यार्थियों, हमने ये 8 यूनिट के यहाँ पर प्रश्नों को देखा है और ये जो है ये आपके बीएससी प्रथम वर्ष मेजर कंप्यूटर साइंस का पहला जो पेपर है उसके 8 यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो विद्यार्थी, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूँ, नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।